जब आप टीम बना रहे हैं, तब सरकार बिल बना रही थी। वो बिल जिसके पास होने के बाद आप टीम नहीं बना सकते क्योंकि अब मामला 3 साल जेल और 1 करोड़ के जुर्माने का है। जी हाँ, केंद्र सरकार संसद में नया ऑनलाइन गेमिंग बिल लेकर आई है और इस कानून के तहत ड्रीम 11 जैसे रियल मनी गेमिंग ऐप पर बैन लगने वाला है। यह बिल ऐसा है साहब कि इसके आने के बाद ड्रीम 11 का जो कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई के साथ था 358 करोड़ का, वो तो कैंसिल हो गया। माई 11 सर्कल ने 625 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल में किया था, उसके ऊपर भी अब सवाल उठेंगे कि वो भी डूबेगा क्योंकि अब इन पर टीम बनाकर पैसे नहीं लगाए जा सकेंगे। हालांकि जीएमआई और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे ई स्पोर्ट्स को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है, पर सवाल आता है कि क्या सच में इन ऐप्स को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा? क्या वाकई देश में पैसे लगाकर ऑनलाइन गेम खेलना बंद हो जाएगा? और सबसे इम्पोर्टेंट कि आखिर अचानक सरकार ने रियल मनी गेमिंग ऐप पर बैन क्यों लगाया, और पैसा तो बैटल ग्राउंड जैसे गेम में भी लगता है, फिर इसके दायरे से बाहर वो क्यों है? जानेंगे आज के इस एक्सप्लेन में। सबसे पहले बात करते हैं साहब उस कानून की जो मोदी सरकार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर ला रही है। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद 20 अगस्त को केंद्र सरकार ने लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश किया, जो कि पास हो गया। ठीक उसके अगले दिन यह बिल राज्यसभा में गया और वहां से भी पास हुआ और फिर 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन गया। इस कानून के तहत रियल मनी गेम को लेकर कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं। पहला, किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा ऑनलाइन मनी गेम्स को ऑफर करना, उसका प्रमोशन करना या किसी भी तरह इस गेमिंग में मदद करना बैन होगा। दूसरा, कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमें एंट्री फीस या किसी भी तरह से पैसे जमा करने होते हैं, उसे ऑनलाइन मनी गेम माना जाएगा, भले ही इसमें जीत के लिए किस्मत या फिर स्किल के इस्तेमाल का दावा किया गया हो। तीसरा, सभी ऑनलाइन मनी गेम्स के एड्स पर पूरी तरह बैन लगाया जाएगा। चौथा, बैंक या कोई भी फाइनेंशियल फर्म्स इन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं करेगी। पांचवा, कानून लागू करने के लिए करीब 50 रुपए करोड़ खर्च करके एक नई संस्था भी बनाई जाएगी। अब सवाल आता है कि अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? तो बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक ऑनलाइन मनी गेम ऑफर करने या होस्ट करने यानी गेम खिलाने वाले को 3 साल की सजा और 1 साल का जुर्माना देना होगा। दोबारा ऐसा करने पर सजा बढ़ाकर 5 साल की जा सकती है। वहीं गेमिंग ऐप का प्रमोशन करने पर 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। ऐसी गेमिंग कंपनियों के मालिक और मैनेजर्स को गिरफ्तार करके मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी ऐप्स में पेमेंट करने वाले बैंकों और फाइनेंशियल कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। अब जब कानून की बात मैंने की है तो इसमें एक टर्म का भी इस्तेमाल हुआ, ऑनलाइन मनी गेमिंग। आखिर यह है क्या? इसका मतलब क्या है? देखिए साहब, इंडिया में वीडियो गेम्स की शुरुआत टीवी स्क्रीन या गेमिंग डिवाइस पर खेले जाने वाले गेम से हुई थी। जैसे हम बचपन में मारियो एंड कॉन्ट्रा खेला करते थे। बाद में ऐसे ही कई गेम्स ऑनलाइन भी खेले जाने लगे, जैसे पबजी या बीजीएमआई, लीग ऑफ लेजेंड्स, कॉल ऑफ ड्यूटी। अगर किसी की पसंद का कोई गेम रह गया हो तो बुरा मत मानना, कमेंट में बता देना। खैर, अब आम तौर पर इन गेम्स को खेलने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती, ना ही इन्हें खेलने पर जीतने वाले के लिए इनाम की रकम रखी जाती है। इन गेम्स को ई स्पोर्ट्स की तरह कहा जाता है। हाँ, इन गेम्स के अंदर आप परचेज कर सकते हो अलग अलग चीजों पर। अगर नहीं भी खरीदोगे तो आप गेम खेल सकते हो। लेकिन बीते कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग के दायरे में एक नई इंडस्ट्री शामिल हुई है, जिसे कहते हैं रियल मनी गेमिंग यानी आर इंडस्ट्री।
एक लाइन में कहा जाए तो इस इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल है गेमिंग ऐप पर पैसा लगाकर ऑनलाइन कोई गेम खेलना और जीतने पर कमाई करना। आईआईसी रिपोर्ट, ल्यूमिकाई रिपोर्ट 2024 और स्टैटिस्टिक मार्केट इनाइट्स के मुताबिक आज इस गेमिंग इंडस्ट्री में मनी गेमिंग की 86% हिस्सेदारी हो गई है। माने नॉर्मल गेम्स की लगभग जगह यह ले चुके हैं। अब इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है और एक कहावत जोक के तौर पर खूब चलती है कि अपने देश में इतनी बेरोजगारी है कि एक जेसीबी की खुदाई देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ आ जाती है। तो अगर उन्हें बताया जाए कि आप बस ऐप डाउनलोड करो और इसमें आपको पहले से 40 से 50 रुपए मिलेंगे और उनसे आप 1 करोड़ तक जीत सकते हो, तो फिर क्या ही है। यहाँ लोग नेताओं के लाखों रुपए देने वाले वादों में आ जाते हैं तो करोड़ के सपने के चक्कर में वो लाखों तक इन ऐप्स पर खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। अगर यकीन नहीं हो रहा तो कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 20% यानी करीब 59 करोड़ ऑनलाइन गेमिंग यूजर्स अकेले इंडिया में हैं। इनमें से 14.8 करोड़ लोग ऐप्स पर गेम खेलने के लिए पैसा खर्च करते हैं। भारत में करीब 1900 गेमिंग कंपनियां एक्टिव हैं और यहां ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को 860 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है और हर ऑनलाइन गेमिंग यूजर सालाना करीब 1848 रुपए ऐप्स पर खर्च करता है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लोग 15,000 रुपए करोड़ इन ऐप्स में हार रहे हैं। 2004 में भारत का गेमिंग मार्केट 31,500 रुपए करोड़ का था, जो 2029 तक बढ़कर 78,000 रुपए करोड़ होने का प्रेडिक्शन है। इसमें से करीब 86% रेवेन्यू सिर्फ आरएमजी इंडस्ट्री की है। वहीं 2025 में भारत में ऑनलाइन बेटिंग यानी सट्टेबाजी का मार्केट 18,700 करोड़ होने का अंदाजा है। तो अब इस नए कानून के तहत सरकार इन्हीं गेम्स पर बैन लगाने को तैयार है। पर क्या सच में सरकार सिर्फ इसी वजह से इन रियल मनी गेमिंग ऐप पर शिकंजा कसना चाहती है? देखो साहब, नए कानून के जरिए सरकार फटसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी, ऑनलाइन लॉटरी, सट्टेबाजी जैसे गेम्स पर बैन लगाना चाहती है। आईटी मंत्रालय के मुताबिक यह कानून नौजवानों को रियल मनी गेमिंग का शिकार होने से बचाएगा, जो पैसे कमाने का भ्रामक दावा करके यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर भी रोक लग सकेगी। दरअसल रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री पर सट्टेबाजी, जुए की लत लगाने और पैसे की धोखाधड़ी जैसे आरोप लगते रहे। की रिपोर्ट के मुताबिक देश में फटसी स्पोर्ट्स ऐप्स के 43% यूजर्स की उम्र महज 18 से 30 साल की है। ये लोग फटसी स्पोर्ट्स में रोजाना करीब 55 करोड़ लगा रहे हैं। बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के मुताबिक यूजर्स एक्साइटमेंट के चलते रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जुए के जाल में फंसते जाते हैं। इसके साथ ही साहब ऑनलाइन ऐप्स पर बैटिंग यानी सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म पर टेरर फंडिंग के भी आरोप हैं। भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की 2022 की रिपोर्ट में कहा गया है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 2,000 रुपए करोड़ का लेनदेन ऐसा था जिसमें से ज्यादातर पर टैक्स नहीं लगा। इसके इस्तेमाल कहाँ हुआ इसका कुछ पता नहीं चला। 2022 में ईडी ने ई नेगेटिव्स नाम के चीन से ऑपरेट होने वाले एक प्लेटफॉर्म पर 17.82 करोड़ कैश और 22 रुपए करोड़ से ज्यादा के बिटकॉइन जब्त किए। चीन से ही ऑपरेट होने वाली फेवन ऐप ने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट और फेक खातों के जरिए भारतीयों के 400 रुपए करोड़ लूटे। फेवन की तरह ही परी मैच नाम की बैटिंग ऐप साइप्रस से ऑपरेट होती थी। भारत में यह 2021 में लॉन्च हुई। इस पर टैक्स चोरी के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे और इसी तरह महादेव बैटिंग ऐप पोकर और क्रिकेट में सट्टेबाजी के गेम खिलाती थी। इस ऐप के कुछ भारतीय प्रमोटर यूएई से थे। ईडी ने इस ऐप के जरिए 400 रुपए करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया था।
अब वैसे तो इतनी वजह काफी है बैन करने के लिए, पर इससे पबजी जैसे गेम्स कैसे बच गए? असल में सरकार का कहना है कि अगर किसी भी गेम में एंट्री फीस लोगों को जीत का लालच देकर या किसी दूसरी चीज के नाम पर पैसा लगाया जाता है तो उस पर बैन लगाया जाएगा। वहीं फ्री टू प्ले और सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेम्स को छूट इसलिए दी गई है क्योंकि इनमें पैसे का दाव नहीं लगता। यानी अगर आप कोई ऑनलाइन गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए खेलते हैं तो नए कानून में इस पर कोई रोकथाम नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऐप्स एक फिक्स सब्सक्रिप्शन फीस भी ले सकते हैं। सरकार का कहना है कि नए कानून का मोटिव ही स्पोर्ट्स जैसे सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है, बशर्ते किसी भी गेम में पैसे लगाकर इनाम जीतने का मॉडल नहीं होना चाहिए। आखिर में एक चीज यह भी आती है साहब कि क्या अब तक आरएमजी यानी रियल मनी गेमिंग को लेकर क्या कोई कानून थे? असल में रियल मनी गेमिंग की दो कैटेगरीज हैं, स्किल बेस्ड गेम्स और गेम ऑफ चांस। गेमिंग प्लेटफॉर्म दावा करते हैं कि लूडो, कैरम, चेस, पोकर, रम अब ऐसे गेम्स को प्रमोट भी नहीं कर सकेंगे। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता साहब कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर गेमिंग या सट्टेबाजी पूरी तरह से रुक जाएगी क्योंकि कई तरीके हैं जिनसे इस तरह के गेम सरकार की निगरानी से बचते हुए खेले जा सकते हैं। जैसे कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले आता है वीपीए यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क।